हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आंध्र बेत्ते के बारे में, जो हमारे इंडियन थिंकर हैं और इन्होंने जो वर्क किया है हमारी जो इंडिया के बारे में। तो इन्होंने जाति व्यवस्था किस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे किस तरीके से कार्य करती है, इसके बारे में बताया है। इनके कई सारे कंट्रीब्यूशन हैं सोशोलॉजी में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे और उनकी बुक्स भी डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आपने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है, जो इंडियन थिंकर की मैं बनाई हुई है और आप प्रोवाइड करा रखी है वीडियो के थ्रू, तो आप उन्हें विज़िट कर सकते हो, जिसमें मैंने अभी कवर किया है आपके जो सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव के थिंकर हैं हमारे डेविड हार्डीमैन और रणजीत गुहा जी को और भीमराव अंबेडकर जी को। और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य जो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है, उसमें हमने कवर किया एन.के. बोस को, सुरजीत सिन्हा को। और कल्चरल पर्सपेक्टिव में योगेंद्र सिंह को कवर किया है। अब हम पढ़ रहे हैं आंध्र बेत्ते को, जो हमारे स्ट्रैटिफिकेशन पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। संस्तरणात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया इन्होंने, और इन्होंने इसी को आधार बनाकर जो सोसाइटी में, इंडिया में जो स्त्रीकरण हो रहा है जाति व्यवस्था के आधार पर, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस उन्होंने बुक्स में, कौन सी बुक्स में किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूट दिया, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आंध्र बेत्ते को। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे विजिट करें, क्योंकि आप NT-NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या GIC लेक्चरार का या PGT का, सभी में ये बुक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आती हैं। और उनके जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कौन से क्षेत्र में अध्ययन किया है, किस विषय पे कौन सी पुस्तक लिखी है, और किस टॉपिक को उन्होंने क्रिटिसाइज़ करके अपनी बात को रखा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए स्टडी कर रहे हो तो उसे भी जान लो। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 30 सितंबर 1934 में हुआ था, और ये काफ़ी लंबी आयु के हैं, अब भी ये ज़िंदा हैं, और 86 ईयर एज हो गई है इनकी। और इनका जो स्थान रहा, ये उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ, और उत्तर प्रदेश के जो चंदन नगर स्थान पर हुआ। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया जाति व्यवस्था के, इंडिया की साउथ इंडिया में जो भी जाति व्यवस्था उन्होंने जो प्लेस चूज़ किया, उसमें इन्होंने जब क्षेत्रीय अध्ययन किया, तो इन्होंने जाति व्यवस्था पे अध्ययन किया कि जाति को किस तरीके से सोसाइटी ने आधार बनाकर उसे ऊंचा और नीचा बना रखा है, मतलब ऊंचा पद, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी और दलित वर्ग। इस तरीके से उन्होंने 3 कंट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। इन्होंने ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और आदि द्रविड़ जैसी जातियों को 3, मतलब जातिगत रूप से 3 आधार इन्होंने 3 जगह पर इन्हें बांटा है। तो उसे भी हम आगे पढ़ेंगे कौन सी बुक में बांटा है। अब देख लेते हैं इनका जो प्रभाव रहा इन पर, वो रहा था इवांस प्रिचार्ड का और श्रीनिवास जी का और लकमैन जी का। इनका प्रभाव इन पर रहा, और ल्यू डूमा ने इनको गाइड किया कि ये क्षेत्रीय अध्ययन करें, और इनकी प्रेरणा से ही इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन किया था, जो इन्होंने किया था तंजौर जिले का श्रीपुरम गांव का, जो तमिलनाडु में पड़ता है ये गांव भारत के। और जो इनकी बुक रही वो कास्ट, क्लास एंड पावर, जिसमें इन्होंने वहाँ की जाति व्यवस्था के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने जाति व्यवस्था की जो भी वहाँ की व्यवस्था थी, जाति में जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और आदि द्रविड़ 3 हिस्सों में इन्होंने उनको बांटा, और उसी के आधार पर लोगों ने किस तरीके से वर्ग और शक्ति और जाति को विभाजित कर रखा था, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके अध्ययन विषय। मोस्टली इन्होंने जाति व्यवस्था पर अध्ययन किया, और जो कार्य क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र उनका जो रहा था, तंजौर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु में, वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया था जाति व्यवस्था के बारे में। और इनके और भी अन्य जो अध्ययन रहे, जो विषय रहे, उसको भी देख लेते हैं। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी बुक भी इन्होंने लिखी थी। भारत में सामाजिक संस्तरण, समानता और असमानता का विचार, कृषक सामाजिक संरचना, भारत में समाज और राजनीतिक वर्ग, और वर्ग जो भारत में, वर्तमान भारत में पिछड़े वर्ग, वैचारिकी और संस्थाएं, धर्म और निरपेक्षता, इस विषयों पर इन्होंने अपने
जो वर्क किए और इस विषयों पर चर्चा की। उनका अध्ययन क्षेत्र इन विषयों के आधार पर हुआ। इनका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। तो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की आलोचनात्मक व्याख्याओं का संबंध स्थानीय अवधारणाओं, जो बेते की आलोचनात्मक व्याख्याएं थी, उसका जो संबंध था स्थानीय अवधारणाएं जैसे जाति और वर्ग, श्रेणीबद्धता, समानता और असमानता, उपलब्धियों, संस्तरण तथा न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों के परीक्षण के संदर्भ में रहा। उनके अध्ययनों में सार्वभौमिक इकाइयों तथा अवधारणाएं मौजूद थीं। स्वीकृत अवधारणाओं को उन्होंने जमीनी हकीकत पर परीक्षित करने का प्रयास किया। बेते के वेबर के सिद्धांतों में समीपता अधिक थी, इसलिए उन्होंने मार्क्स से दूरी बना के रखी। मतलब ये वेबर जी के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया था और मार्क्सवादी जो मार्क्स ने सिद्धांत दिए थे उनसे थोड़ी दूरी बना के रखी। यद्यपि ये मार्क्स को बहुत आदरणीय मानते थे, बस उनसे थोड़ी दूरी बना के रखी थी। उदारवादी सिद्धांत और सामाजिक नीति में उनके योगदान के कारण वे सबसे अधिक लोकप्रिय जो ज्ञाता माने जाते थे। तुलनात्मक पद्धति की कठिनाइयों तथा उसकी सीमाओं को वो समझते थे, फिर भी उनका प्रयोग उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया। किसका? तुलनात्मक पद्धति का। अपने जो कार्य किए उसमें तुलनात्मक पद्धति को बहुत अच्छे से इन्होंने यूज़ किया। और इन्होंने वेबर की जो बेते ने वेबर की इकाइयों और विश्लेषण, जो वेबर की इकाइयाँ थी और विश्लेषण थे, उनके तरीकों को स्वीकार किया। विचारों और हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने कई अवधारणाओं का सही उपयोग किया। आदिवासी और जातियों की अंतर्निर्भरता और समानता के आधार पर उन्होंने मध्यस्थ इकाई जैसे किसान के आधार पर परिलक्षित किया। जेंडर को उन्होंने रक्त और वंशानुगत के साथ जोड़ा था, जिन्होंने प्रजाति और जाति की तुलनात्मक विवेचना की थी। अब हम बात कर लेते हैं सिविल सोसाइटी, जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें वे बताते हैं कि जो भारत में नागरिकता की जो उपलब्धियां हैं तभी संभव हैं जब उदारवादी प्रजातंत्र की स्थापना हो। नागरिक समाज के खंड में बेते ने कहा कि कोई भी क्रांति तब होती है जब संस्थाएं स्वस्थ और संपन्न हों। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी प्रजातंत्र में जन संस्थाओं का स्वस्थ होना आवश्यक है। वे नागरिक और नागरिक समाज को धर्मनिरपेक्षता के साथ जोड़ने और सार्वजनिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर बल देते हैं। संस्तरण वाले बेते ने वर्ग, परिस्थिति और राजनीतिक गतिशीलता का विश्लेषण किया है और वो मार्क्स के आर्थिक आधारों की चर्चा नहीं करते, बल्कि ल्यूइस टूमो की संरचनात्मकता के बौद्धिक विश्लेषण को प्रधानता देते हैं। दीपांकर गुप्ता भारत और पश्चिम में नागरिक समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भारत में चल रही बहस के दो पक्षों का विश्लेषण वे करते हैं। पहला पक्ष है दमनकारी और एकीकृत करने वाला, राज्य के विरुद्ध साहस जुटाने वाला है। दूसरा पक्ष उनका है कार्य व्यक्ति और राज्य के बीच आधुनिक संस्थाओं के माध्यम से मध्यस्थता का काम करता है। और उन्होंने नव तार्किकतावाद, जिसका संबंध भूतकालीन व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ना है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी पुस्तक जो कास्ट, क्लास एंड पावर, इसमें इन्होंने क्या बताया। ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इनने ये जो पुस्तक लिखी ये उन्होंने अध्ययन किया था तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का। वहाँ उन्होंने जातिगत जो गांव था वहाँ पे उन्होंने परंपरा जो भी देखी, वहाँ की जो संरचना देखी, उनको उन्होंने जटिल और रूढ़िवादी कहा। और वहाँ गांव के जो भी मुख्य जनजातियां थीं उन्हें इन्होंने 3 भागों में बांटा। एक था ब्राह्मण, दूसरा गैर ब्राह्मण और तीसरा था। अपने विश्लेषण में बेते ने जाति संरचना की उपयोगिता के साथ साथ भारतीय समाज में जाति के मॉडल की भी विवेचना की। और उन्होंने इसके बारे में कुछ बात स्पष्ट की। सारी व्यवस्थाएं विचारों पर आधारित होती हैं, ऐसा कहा, और व्यक्तियों के व्यवहार पर नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो विचारों पर होती हैं, जो मनुष्य हैं उनके व्यवहारों पर नहीं होती। और इन्होंने कहा जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये सब चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, और जो भी नियम और कानून व्यवस्था हैं सब नियमों पर केंद्रित होते हैं, वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं। और जाति का अपने अपने काम
हैं और वो निश्चित हैं क्योंकि वो कास्ट के आधार पर बटे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया जो जाति हैं, जातियों के अपने अपने कार्य हैं और वो अपने अपने कार्य को करते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं करता। जो कास्ट जिनको बनाई गई है जिस काम के लिए, मतलब जो सेट है जिस आधार पे, बस वो काम वहाँ पे होते हैं और कोई भी भेदभाव जैसी भावना होती है, लेकिन अपने अपने कार्य करते हैं जिनका जो काम होता है, इसके आधार पर काम बटे हुए हैं। वर्ग के बारे में इन्होंने क्या कहा? वर्ग के बारे में इन्होंने कहा कि जाति के विपरीत वर्ग मात्र प्रत्यक्ष इकाई है। सिद्धांत और व्यवहार में वर्ग खुले हुए हैं, जाति खुली हुई नहीं है। वर्ग के पीछे वैधानिक तथा धार्मिक मान्यता नहीं है, पर जाति के पीछे है। इन्होंने कहा कि जैसे जाति में डिवाइडेशन है, वैसे वर्ग में नहीं है। वर्ग की कैटेगरी अलग है। वर्ग में कोई भी व्यक्ति यदि सफल हो गया है, उसने किसी चीज़ को अचीव कर लिया है, तो वर्ग कैटेगरी में उसका वो दूसरे वर्ग में आ गया। अब निम्न जाति का था, यदि उसने कुछ चीज़ें प्राप्त कर ली, अपने एजुकेशन से कुछ अडॉप्ट कर लिया, तो वो वर्ग की श्रेणी में आ गया, उसकी एक कैटेगरी बन गई। तो वो व्यक्ति अब वो कास्ट से मतलब नहीं रखेगा, उसे वर्ग प्राप्त हो चुका है, तो उसमें कोई ये धार्मिक आस्था वगैरह सब समाप्त हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि जो उत्पादन होते हैं, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व या गैर स्वामित्व कृषि विभाजन की प्रस्तुति करता है। श्रीपुरम की कृषि संरचना में इसी आधार पर कुछ मोटे तौर पर विभाजन मौजूद हुआ। उन्होंने बताया श्रीपुरम में इनके आधार मोटे तौर पे विभाजन मौजूद है। श्रीपुरम में ये आधार कुछ उप विभाजनों के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे स्वामित्व का प्रकार तथा उसका नियंत्रण, उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाला योगदान, बटाईदार और खेती मजदूर में अंतर, भूमि के समस्त रूप में स्वामी लगान देने वाले संपूर्ण किसानों, बटाईदार और कृषक मजदूर में अंतर है। अवधारणात्मक स्तर पर ये सब अलग अलग इकाइयां हैं, अर्थात में ये अलग अलग समूह नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी यह पाया जाता है कि इन इकाइयों में से किसी इकाई में समूह के स्थान पर एक अकेला व्यक्ति भी इस इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। शक्ति के बारे में इन्होंने जो बात की, जाति और वर्ग की समीक्षा करने के बाद श्रीपुरम गांव में शक्ति संरचना का जब उल्लेख करते हैं तो कहते हैं गांव में जाति और वर्ग दोनों मौजूद हैं। शक्ति संरचना में ये श्रेणीबद्धता है, पर यह वर्ग और जाति से भिन्न है। इसमें शक्ति एक रूप जो है संस्थागत है। संस्थागत है ऐसा है जिसका रूप औपचारिक है, जिसमें जाति और वर्ग दोनों ही शक्ति को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है जिसके पास जाति भी है और उसके पास धन संपत्ति भी है, तो वो शक्तिशाली कहे जाते हैं। पर जब से भारत में स्वाधीनता के बाद की जो शक्ति थी, अनेक पक्षों में विकसित हो गई है। कुछ अर्थों में जाति और शक्ति के संबंध बदल गए हैं। पहले शक्ति ब्राह्मणों के हाथ में थी, पर अब पंचायत और गैर ब्राह्मणों के हाथ में भी आ गई है। पारस्परिक श्रेष्ठ जनों को अब पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है। पहले की अपेक्षा शक्तिवान लोगों का अपना एक वर्ग हो गया है और राजनीतिक दलों में संख्यात्मक आधार तथा परिधि में स्थान अपने आप में शक्तिशाली हो गए हैं। वयस्क मताधिकार और पंचायती राज ने ग्राम समाज में नई प्रक्रियाएं पैदा की हैं। ग्रामों में शक्ति संघर्ष अब आम बात हो गई है। इसका एक कारण यह भी है कि पहले की अपेक्षा आम आदमी के पास शक्ति प्राप्त करने के अब अनेक स्रोत हो गए हैं। अब आलोचना देख लेते हैं कि इन्होंने की है इनकी। तो गुहा और पैरी ने आंध्र बेते की यह कहकर आलोचना की कि आंध्र बेते ने जिस तरह की समाजशास्त्री शैली पैदा की, वह संस्थागत रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। एक ये कारण बताया। उन्होंने कहा व्यक्तित्व किसी भी बात पर जोर देने वाला नहीं है। उन्होंने किसी औपचारिक वैचारिक संस्था को जन्म नहीं दिया, ना ही उन्होंने अपने शिष्यों को कोई फौज तैयार की जो उनके क्षेत्रीय आधारों को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की अथवा अकादमिक हितों और राजनीतिक महत्व पर बल दे सकें। संस्थाओं के काम करने और अपनी असमानताओं के सिद्धांतों को विकसित करने में उनकी किसी का भी सहारा नहीं मिला।
मतलब उनका जो इन्होंने सिद्धांत विकसित किए उसमें उनको किसी भी विषय में किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं मिला। गुहा और पेरी ने यह आलोचना के संदर्भ में कहा और उन्होंने कहा यह उचित ही है कि वेद के प्रभाव को गुरु और शिष्य के स्थान पर उनकी बौद्धिकता के आधार पर आंका जाए। तो हम बात कर लेते हैं उनके मुद्दे की, जिन जिन मुद्दों पे इन्होंने बात की, जिन जिन टॉपिकों को इन्होंने अपने स्टडी में, अध्ययन में बात की है। तो वो विषय हैं, लिखे हुए हैं। भारत में सामाजिक संस्तरण, समानता और असमानता पर विचार किया इन्होंने। कृषक सामाजिक संरचना पर अध्ययन किया। भारत में समाज और राजनीतिक के बारे में बात की और उन्होंने वर्तमान भारत में पिछड़ा, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, विचारकी की जगह पर वैचारकी है। वैचारकी और संस्थाएं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता, इसके बारे में बात की और इन्होंने नागरिक समाज के बारे में बात की है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं बुक्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में ये जो बुक पहली है, कास्ट, क्लास एंड पावर, ये काफ़ी पूछी गई है कई बार। तो चलिए, तो इनकी बुक है कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज। 1965 में ये बुक लिखी गई है। कास्ट, ओल्ड एंड न्यू, एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, 1969 में। आगे इन्होंने जो बुक लिखी है इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, वो लिखी है 1970 में। स्टडीज इन एन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, 1974 में। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, 1974 में। इनइक्वालिटी अमंग मेन, 1977 में। तो ये थी हमारी बुक्स और आथर। नेक्स्ट वीडियो में अगले थिंकर को लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं वीडियो मॉक टेस्ट की भी बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ डेली, तो आप उससे भी विज़िट करें और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच।